प्रश्न है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2 का मान निकालना है। यानी पाई का मान दिया है, ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। पाई बटे 3 का मतलब पता है क्या होता है? 60 डिग्री। पाई बटे 3 का मतलब 60 डिग्री, बताते हैं कैसे होता है। और पाई बटे 6 का मतलब 30 डिग्री होता है। अब पाई बटे 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। अब पाई का मतलब यहाँ कह दिया 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर पाई है 180 डिग्री लिखेंगे तो 180 डिग्री बटे 3 होगा, तो कट के कितना आएगा? 60 डिग्री। कट के कितना आएगा? वैसे मान डायरेक्ट होता है, पाई बटे 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। कितना डिग्री? अब पाई बटे 6 मतलब पाई की जगह 180 रख देगा अगर, तो 180 बटे कते जगह 6 और 6 से कटेगा क्या बारी में? 30 बार में। मतलब पाई बटे 6 का मतलब 30 डिग्री। अब पाई बटे 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर पाई का मतलब कितना लेना है? 180 डिग्री, तो 180 बटे 2 कट के कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये डायरेक्ट भी याद रखते हैं, 11th में सब डायरेक्ट ऐसे ही आता है। पाई बटे 2 पाई बटे 6 डिग्री में नहीं रहेगा, सब किस में रहेगा? पाई में दिया रहेगा एंगल। तो हमारे पास मान दिया है, उसको हल करना है। बहुत ही आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है कोनो। ठीक है, सवाल है कि साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस के टेन स्क्वायर पाई बटे 6 और माइनस के कॉस स्क्वायर पाई बटे 2 हो गया। अब अभी तुरंत बताएं कि पाई बटे 3 का मतलब क्या डिग्री? 60 डिग्री। नहीं समझ में आवे तो पाई की जगह 180 डिग्री ऐसे रख देना है और 3 बटे में 3 6 18, तो क्या डिग्री? 60 डिग्री। मतलब पाई बटे 3 का मतलब 60 डिग्री। ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर क्या डिग्री? हाँ, ये पाई बटे 6 का मतलब 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2 का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब सबका मान रखना है। अब साइन 60 डिग्री का जो मान होगा उस पर स्क्वायर, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। रूट 3 बटे 2 पर क्या लगाओगे? स्क्वायर लगाओगे। प्लस अब टेन 30 डिग्री का जो मान उस पर स्क्वायर, तो टेन 30 डिग्री का मान 1 बटे √3, तो 1 बटे √3 पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। और माइनस अब कॉस का जो मान होगा 90 डिग्री उस पर, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 0। अब 0 का स्क्वायर करो कुछ करो, इसकी फर्क पड़ता है, तो खत्म हो गया 0, जिससे कोई मतलब ये नहीं है। तो बचा इतना दूर, बचा इतना दूर। अब स्क्वायर बटेगा तो √3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 बनेगा। और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 बटे की बन गया 4। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और √3 का स्क्वायर 3 बनेगा। अब लघुत्तम ले लेना है। 4 3 का लघुत्तम कितना हुआ? 12 हो गया। और 4 तिया 12, 3 बार में 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 बार में और 4 एकम 4, तो 9 4 13, 9 4 13 बटे 12 आंसर हुआ। था ना बहुत आसान। तब यदि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध करें कि पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण। ये प्रमेय है। तो प्रमेय में कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, हाँ वहां लिखा नहीं रहता है, सिर्फ प्रमेय लिख देगा तो याद रहेगा। जो बनाता है उसको पता होता है कि कौन सा प्रमेय पाइथागोरस है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो पाइथागोरस में सिद्ध करना पड़ता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और पाइथागोरस का विलोम जो होता है उसमें क्या सिद्ध करना पड़ता है पता है? जो कर्ण का जो वर्ग, जो कर्ण का सामने वाला भुजा होता है उसके सामने वाला कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कर्ण का सम्मुख कोण 90 डिग्री, यही सिद्ध करना होता है। वही लिखा भी है, सिद्ध करें कि पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय का क्या है? विलोम है। तो विलोम को सिद्ध करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले कहा कि यदि त्रिभुज की एक भुजा, तो हमारे पास एक त्रिभुज है, तो पाइथागोरस दिया है तो समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे? हाँ, दिया गया है ABC एक त्रिभुज है, लेकिन हम उसमें ई नहीं लिखेंगे कि 90 डिग्री है। ठीक है, वो अच्छा देख लेते हैं पहले क्या दिया है। यदि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी दिया है, तो सिद्ध करना है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो चलो, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये
वो तो नहीं है लिखना है कि 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री इसमें क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। ये जो 90 डिग्री है ना, ये है नहीं, इसको दिखाना है कि ये कितना है, 90 डिग्री, सिद्ध करना है। लास्ट में लिखा हुआ भी, नाम देते हैं ABC, ठीक है, लिखते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। अब ऐसा नहीं लिखेंगे समकोण, सिर्फ क्या लिखेंगे, त्रिभुज है। लिखेंगे कि ये दिया गया है, सबसे पहले कि दिया गया है, क्या दिया है हमारे पास कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है, हाँ त्रिभुज है, जिसमें जिसमें क्या दिया है, देखो कहता है एक भुजा का वर्ग, तो कोई भी एक भुजा लेना है, तो हम कौन सा लेंगे, ये जो जिसको कर्ण कहते हैं ना वो वाला, ठीक है। तो ये AC का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, ये हुआ AC का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अगर इसके बाद दो ठो भुजा देखें तो AB और BC ये दोनों बचता है, तो ये दोनों भुजा का वर्ग का योग, वर्ग माने स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास है AB का स्क्वायर जोड़ क्या, BC का स्क्वायर, ये दे दिया है ना। आगे फिर क्या कहता है, बराबर हो गया, सिद्ध करें कि पहली भुजा का सम्मुख कोण, तो पहली भुजा यही नहीं लिए थे, ये पहली भुजा का जो ये सम्मुख कोण है B, ये 90 डिग्री है, तो इसको मिटा देते हैं, जब है ये नहीं झूठ मूठ का, ये कितना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ सिद्ध क्या करना है हमको, हाँ सिद्ध करना है, तो क्या करना है सिद्ध, जो कोण B बराबर कितना हो डिग्री, 90 डिग्री। अब बिना रचना का ये सिद्ध होबे नहीं करेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना। तो रचना क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे एक त्रिभुज PQR खींचा, आप बताते हैं, पहले रचना हम यहाँ खींच लेते हैं। हम भी इसी के जैसा सेम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसी के जैसा, उस त्रिभुज का नाम अलग रख देंगे PQR, और ये एक समकोण त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज। हाँ PQR एक समकोण त्रिभुज खींचा, जिसमें कोण Q क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और जितना बड़ा PQ है, मतलब कहने का मतलब A भी जितना बड़ा है ना, उतने बड़ा PQ खींचेंगे, है ना। चित्र में भरे हम छोटा बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर लिखेंगे रचना कि A भी किसके बराबर हो, PQ के बराबर, और जो QR हो किसके बराबर हो, BC के बराबर, साथ ही साथ कोण Q क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, और इसमें कोण भी 90 डिग्री क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये रचना में लिखेंगे PQR एक समकोण त्रिभुज खींचा, PQR एक कैसा त्रिभुज लिया, हाँ समकोण त्रिभुज खींचा, और जिसमें क्या क्या लिए थे हम वो भी लिखेंगे। जिसमें हमने लिया था कि AB किसके बराबर होना चाहिए, PQ के बराबर, तो आगे लिखेंगे कि AB हमारा बराबर हो जाए PQ के साथ, साथ ही साथ BC किसके बराबर हो, QR के साथ, तो आगे होगा BC किसके बराबर हो जाए, QR के साथ, कोई दिक्कत। और इसके बाद ये मत कहना कि हो इसके बराबर, सब जब बराबर करिए देगा रचना, तो सिद्ध करने के लिए बचेगा क्या, कुछ रहबे नहीं करेगा, मजा नहीं ना आएगा। तो हम दो ठो लिए हैं ताकि आगे कुछ मजा आए सिद्ध करने में, ठीक है। सिर्फ कोण Q क्या है, 90 डिग्री, तो कोण Q बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री, वो दिया है, मतलब रचना से। अब हम क्या करेंगे, अगर तुमको पता है कोई भी एक समकोण त्रिभुज होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने लिखा है ना कि ABC एक PQR एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो PQR में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, हाँ। अब चलते हैं जरा सा यहीं से स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज, अब त्रिभुज PQR में क्या लेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब तुमको पता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो इस वाले त्रिभुज में कर्ण कौन है, PR, ये PR कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माने PQ का स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर जोड़ आधार क्या है, QR का स्क्वायर, हो गया। अब इसको चेंज करेंगे थोड़ा थोड़ा, यहाँ से देखो, तुम देख रहा है कि PQ किसके बराबर है, AB के, तो यहाँ PQ है तो यहाँ AB ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ देख रहा है QR BC के बराबर है, यहाँ QR है तो यहाँ BC ले सकते हैं, बस स्क्वायर वैसे रहेगा, नाम चेंज कर देना, नाम
चेंज कर दिया, ई किसी के बराबर नहीं है। देखो पी आर कहीं बराबर है नहीं, तो ई वैसे रहेगा। तो हमारे पास आएगा पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह क्या लेंगे ए बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर, और क्यू आर की जगह क्या लेंगे बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो गया। अब इसको जरा समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं 1। अब हमारे पास एक और दिया हुआ, इसको उठा के लाते हैं। क्या दिया हुआ है उसको लेके आते हैं। पता है कि ए सी का स्क्वायर, क्या पता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पहले से मालूम है समीकरण 2। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या हो रहा है, दोनों का देखो आर एच एस जो है बराबर है, यानी दायां बराबर का जो दायां पक्ष है बराबर है। किसी भी समीकरण में दायां पक्ष से दायां पक्ष या बायां से बायां पक्ष बराबर हो तो जो बचा हुआ चीज होता है बराबर होता है। अगर ये आर एच एस से बराबर है तो एल एच एस से बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो हमारे पास आएगा समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो पी आर का स्क्वायर होगा, ये पी आर स्क्वायर बराबर होगा किसके साथ ए सी के स्क्वायर। अब ये अलजेब्रा के एक नियम कहता है कि ऊपर अगर स्क्वायर से स्क्वायर बराबर हो, नीचे आधार से आधार बराबर होता है। अगर आधार से आधार बराबर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर बराबर होता है। तो सीधा अर्थ में यहाँ इतना समझ लो, ये स्क्वायर खत्म, दोनों पर बराबर को ऊपर पर कैंसिल हो गया, यानी कट गया, दोनों क्या हो गया कट गया। काट भी सकते हैं, तो चलो ये दोनों उड़ गया। हमारे पास क्या बचा पी आर बराबर ए सी, पी आर बराबर क्या बच गया ये निकल गया ना। यानी हमने दिखा दिया ये जो पी आर है ये ए सी दोनों ये वाला क्या हो गया बराबर हो गया। अब तुमको पता है ई वाला इसके साथ पहले से बराबर है, अब ई वाला इसके साथ पहले से रचना से बराबर है, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि हमको ना त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज पी क्यू आर के साथ सर्वांगसम करना है, समरूप नहीं करना है, सर्वांगसम। सर्वांगसम करते हैं ना जब किसी त्रिभुज को, तो सर्वांगसम करने से उसके अंदर का सब चीज आपस में बराबर होता है। जो चीज इसमें है वही चीज इसके साथ बराबर होगा। अब हमको यही नहीं दिखाना है कोण भी कितना हो जाए 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर देंगे तो इसका कोण क्यू पहले से कितना है 90 डिग्री रचना से, तो ये कोण 90 डिग्री है तो सर्वांगसम होगा, तो इसका भी कोण कितना होगा, यही तो सिद्ध करना है ना। तो मेरा काम है त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज पी क्यू आर के साथ सर्वांगसम करना, वो भी हो गया। देखो तो ये भुजा जो है ए बी किसके साथ बराबर है पी क्यू के साथ, बी सी किसके साथ बराबर है क्यू आर के साथ, और ए सी किसके साथ बराबर है। तो कौन सा नियम से सर्वांगसम होगा एस एस एस, ये भी साइड साइड साइड, तो त्रिभुज सर्वांगसम, तो बचा हुआ चीज अपने सीपीसीटी से बराबर होता है। तो अब त्रिभुज को क्या करते हैं सर्वांगसम। तो अब ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें पी क्यू आर में, दोनों को सर्वांगसम करना है। तो पता है कि ए बी भुजा किसके साथ बराबर है पी क्यू के साथ, लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, लेकिन कारण देना होगा किससे है ये बराबर रचना से, डायरेक्ट बराबर है नहीं, रचना से बराबर किए थे। बी सी जो बराबर है क्यू आर के साथ, तो बी सी किसके साथ बराबर है क्यू आर के साथ। ये क्यों बराबर है, ये भी रचने से बराबर है, रचना में लिखा हुआ है ना। और एगो अभी सिद्ध किया, यही ना किया ना, ए सी को किसके साथ बराबर किया, तो ए सी जो भुजा है ये बराबर होगा पी आर के साथ। क्यों बराबर हुआ, अभी सिद्ध किया लिख दिया। अभी हर्षी कर, चलो तिरगिएगा, अभी सिद्ध किया, चलो लिख दिया, हो गया। तो तीनों भुजा है, जब तीनों भुजा हुआ तो साइड साइड साइड, भुजा को साइड कहते हैं, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हुआ। क्या हुआ सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सा नियम से एस 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 से, ठीक है, ये सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके अंदर का सब चीज आपस में संगत का चीज जो होता है बराबर, तो इसीलिए जो कोण बी है किसके साथ बराबर होगा कोण क्यू के साथ, इसीलिए क्या होगा कोण बी बराबर कोण क्यू, बराबर क्यों होगा तो सी पी सी टी से, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। हाँ ये हो गया। अब कोण बी बराबर कोण क्यू, जितना कोण क्यू उतना कोण बी। अब तुमको पता है ना कि कोण क्यू कितना डिग्री का, हाँ
तो आगे निकलेगा कि हमारे पास पता है कि कोण Q कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसलिए कोण B भी कितना होगा, 90 डिग्री। कोण B को ही तो 90 डिग्री दिखाना था, निकल नहीं गया, लिख देना प्रूव्ड। चलो ये सिद्ध हो गया। प्रश्न है, सिद्ध करें कि बिंदुओं 3, -3 और a, 0 और 0, b संरेख है तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास निर्देशांक दिया हुआ है, लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, माना बिंदु a का निर्देशांक, बिंदु a का निर्देशांक 3, 3, b का निर्देशांक a, 0 और c का निर्देशांक 0, b। अब तीनों बिंदु संरेख हैं तो तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0, तो लिख देंगे। चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, संरेख है, अतः बिंदु ए बी सी से, बिंदु ए, बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो बिंदु है क्या है, संरेख। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 प्लस के गड़बड़ y2 माइनस के y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2 हो गया। इसको बंद और बराबर में 0 लगा देना। ठीक हो गया। अब आगे इसमें मान रखना है, ये हुआ x1 बराबर 3, x2 a और x3 0, y1 3, y2 0, y3 b हो गया। अब यहां से 1/2 तो वैसे रहेगा, x1 का मान कितना 3 इंटू y2 का मान कितना 0 माइनस y3 का मान b हो गया, प्लस x2 का मान a इंटू y3 b हो गया, माइनस y1 3 हो गया, बंद किया, प्लस x3 कितना 0 इंटू y1 3 हो गया, ये 6 लग रहा है 0, अब माइनस y2 कितना 0, बंद किया और बराबर 0 लगाया। 1/2 उधर जाएगा तो क्या होगा 0 बन जाएगा, गुना चीज भाग में तो भाग करेंगे 0, तो यहाँ पर अंदर में बचेगा 3 इंटू 0 माइनस b, दोनों घट के माइनस का b देगा, प्लस यहाँ ब्रैकेट तोड़ देते, a को b से गुना किया ए बी हो गया, प्लस माइनस माइनस a को 3 से गुना किया 3a हो गया, प्लस 0 सौ से क्या बनाएगा, हाँ 0 पूरा 0 ही बना देगा, तो छुट 6 0 लिख दिया जाए और बराबर 0 हो गया। 1/2 उधर खत्म है। अब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़िए लेते हैं, माइनस 3 को माइनस b से गुना किया, माइनस का 3b प्लस के ए बी माइनस का 3 है, 0 लिख के क्या फायदा, बराबर 0 हो गया। अब ये जो दोनों जो माइनस का है ना 3b और एगो है 3 है माइनस का, दोनों का बराबर को पार भेजेंगे, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 है और माइनस का 3b उधर जाएगा तो प्लस का 3b, बस वही करना है, अदला बदली है तरीका। अब यहां जब चला गया तो इस तरफ क्या बचेगा, ए बी बचेगा, क्या बचेगा ए बी बराबर, इधर ई आया माइनस का 3a प्लस ई 3b इधर आया प्लस का 3b हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में 3 कॉमन है, 3ab कहाँ कॉमन है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, a है b नहीं है, तो b है तो एकराम b नहीं है, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस b बचेगा नहीं, इस तरह से नहीं बचेगा। अब इसमें 3 यहाँ कौन चीज में, गुना में, अब बराबर की पार भेजो भाग में, मतलब ए बी और बटे में 3 अब बराबर a प्लस b। अब हमको लाना है नीचा में, देखो इन्हें बटे में 3 इस तरफ आना चाहिए, नीचा में a एकराम नीचा में b बटे में,
तो हम क्या करते हैं, पूरा समीकरण जो है इसमें ए बी से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, ए बी से भाग देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर दिया, तो ए बी से भाग दिया तो ए बी बटे 3 तक पहले से एरो भाग देना तो गुना में की लग जाएगा ए बी, अब बराबर ए बटे ए बी, एकरोम अलग से देना है बटे ए बी। अब ई बी से ई बी कट जाएगा, ई ए से ई के कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, ऊपर में यहाँ की बचा एक, हो गया। तो हमारे पास आया 1/3 बराबर 1/b प्लस 1/a, जैसा लिखा वैसे तनी सरिया के लिख लेते सजा के। पहले लिखा है 1/a प्लस 1/b, तो पूरा सेट को इधर लिखेंगे, पूरा सेट को इधर, तो 1/a अब प्लस के 1/b, आई 1/3 बराबर के ऊपर 1/3, ई हो गया हमारा प्रूव्ड। चलो ठीक। प्रश्न, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। इधर देखने का, इधर 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 ये 0 सिद्ध करना है। तो यानी कि प्रश्न में थीटा का मान दे रखा है, थीटा का मान कितना है, देखो इसमें भी थीटा है तो यहाँ भी 30 डिग्री लेंगे, इसमें भी थीटा, यहाँ 30 डिग्री ले लेंगे, और हल करते करते 0 आ गया तो हो गया सिद्ध। लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। हाँ, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जहां जहां थीटा है वहां पर हम क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। लिखते हैं प्रश्न, 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा, हाँ, अब बराबर 0 तो सिद्ध करना ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी में 0 लाना है। तो 4 तो वैसे रहेगा, और cos क्यूब का क्यूबे रहेगा, और थीटा की जगह कितना लेना है, तो यहाँ पर 30 डिग्री ले लेना है, माइनस 3 गुना, चलो कोई दिक्कत नहीं, गुना नहीं हो देगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है देते हैं, और 3 cos थीटा का मान कितना 30 डिग्री हो गया, है ना दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, तो ये तो ठीक है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, 4 तो इसे रहेगा, तो cos कितना बोला, हाँ √3/2 ठीक होता। इस पर क्या कर देते हैं, क्यूब लगा देते हैं, माइनस, अब 3 वैसे रहेगा, cos 30 डिग्री का मान फिर से गुना √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, इसको भी दे दिया, दोनों का मान रखे, इस पर क्यूब था क्यूब लगा दिए। अब यहाँ पर क्यूब तोड़ेंगे, अब बताओ ये क्यूब जो मिलेगा तो इसको भी मिलेगा √3 को, और 2 को भी मिलेगा। अब तुमको पता है 4 तो इन्हें गुनाम है, √3 के जितना होगा करेंगे, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। सवाल है √3 का क्यूब कितना होगा, 9। वाह क्या बात है, गलत जवाब। देखो √3 का क्यूब है ना, तो इसका मतलब इसको कितना बार लिख सकते हैं, √3 गुना √3 गुना √3, तो ये दोनों मिलकर तो 3 बनाएगा, हाँ, तो ये तो 3 √3 बन जाएगा, क्या बनेगा 3 √3 इतने बनेगा, और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 √3 माइनस क्या, फिर से ये दोनों गुना होगा तो 3, हाँ 3 √3, तो 3 गुना √3, 3 √3 बटे 2। अब देखो ये दोनों बटे में है ना, अति बटे में, तो कोना कोनी गुना में, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, कट गया ना, ऊपर में क्या बचा 3 √3 बटे 2 माइनस के 3 √3 बटे 2। देखो सेम चीज घट रहा है, देखो यहाँ जो चीज है वही यहाँ जिस कोनो फर्क है, सेम में सेम घटेगा तो क्या आएगा 0, यानी दोनों कट गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बराबर की होगा 0। यही तो प्रूव करना था, नहीं हो गया, हो गया, लिख देंगे, क्या दिक्कत था। प्रश्न, यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान हो तो k का मान ज्ञात करना। मतलब ये जो बिंदु है और ये वाला जो बिंदु है, ये दोनों से इसका दूरी क्या है, समान है, दूरी क्या है समान। तो हमारे पास बिंदु दिया है तो इसको कुछ मान लेते हैं सबसे पहले, तो यानी उसका निर्देशांक यहाँ पर लिख लेते हैं, माना
बिंदु ए का निर्देशांक, तो बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा 3, k और बी का निर्देशांक मान लेते हैं k, 5 और तथा लास्ट में बचा कौन सी, सी का जो निर्देशांक है 0, 2। अब क्या कहा कि यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की जो दूरी है समान, मतलब इस बिंदु से इसका दूरी और इसी बिंदु से इसका दूरी बराबर है, दोनों का दूरी क्या है। तो कुछ चित्र हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखो, तो मान लिया ये एक रेखा, इस पर हम 3 बिंदु ले लेते हैं, ए और बी और यहाँ पर बीच में सी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाया, तो यहाँ पर बिंदु ए का निर्देशांक है 3, k और बिंदु बी का निर्देशांक है k, 5 और बिंदु सी का जो निर्देशांक है 0, 2। तो प्रश्न के अनुसार वो कहता है कि ये जो यानी ए सी का दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो ए सी का दूरी बराबर बी सी कहो या सी बी कहो, बी सी कहो या हाँ, तो सी बी का दूरी दोनों आपस में क्या है, प्रश्न के अनुसार। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए सी का जितना दूरी होगा वो बराबर होगा सी बी का दूरी या बी सी का दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का दूरी फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों का दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र ए सी के लिए क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र हुआ। बराबर सी बी के लिए भी वही दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी इसका दूरी फॉर्मूला दोनों का हो गया। अब सबसे पहले ना हम ये वर्गमूल हटा देते हैं, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ हमको क्या करना होगा, वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, बाद में हटाना ही पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्गमूल खत्म, तो बचा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर उधर जो बचा है उधरों वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज बचा। अब इसमें मान रखना है चित्र से देखकर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये ए सी के लिए, ए सी के लिए, तो ए सी के लिए जो है 3 बनेगा x1 और 0 बनेगा x2, बाद वाला मान ये y होता है। तो y1 कितना हुआ k और y2 कितना हुआ 0। तो पहले इसमें x2 x1, तो x2 का मतलब 0 माइनस के 3, तो 0 माइनस 3, बस इसका क्या करना है होल स्क्वायर प्लस y2, तो 2 माइनस k का होल स्क्वायर, 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर लगाना, इधर चलना। तो सी बी के लिए यहाँ है, सी यहाँ भी, तो ये बनेगा x2, ये बनेगा x1, ये y2, ये y1, तो k माइनस 0, तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करना है, यहाँ पर 0 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 3 हो गया। अब एकरा में ना फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान लेंगे 2 और b का मान लेंगे k, बराबर लगाएंगे। k में से 0 गया तो k का स्क्वायर, छुच्छे स्क्वायर इकट्ठे चढ़ा दिए। अब प्लस 5 में से 2 घटाया 3, अब 3 का स्क्वायर कितने होता है 9, 3 का स्क्वायर कितने होता है 9। अब यहाँ पर इसको तोड़ो, माइनस 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 बनेगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर हो गया k का स्क्वायर k स्क्वायर, अब माइनस तो माइनस ही रहेगा, 2 दूनी 4 के, 2 दूनी 4 के, अब बराबर k का स्क्वायर प्लस के 9, ये k स्क्वायर से ये वाला 9, ये वाला 9 से, क्योंकि ये भी 9 प्लस का है, ये भी 9 प्लस का, तो बराबर है बीच में, बराबर की पार बराबर के पार समान चीज कट गया, k भी प्लस का, यहाँ भी k प्लस का, स्क्वायर स्क्वायर है तो दोनों भी कटेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा माइनस में होकर घटवे करेगा, इसीलिए हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या 4 माइनस के 4 के बराबर लड्डू, बराबर
अब ये 4 उधर भेज दो, 4 इधर कौन सी में, प्लस में, यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ बचेगा -4 के बराबर -4। ये वाला माइनस कटेगा, ये भी खत्म, बचा क्या, सिर्फ 4 के का मान निकालना, के को अकेला, के के साथ 4 कौन सी में, भाग में कि गुना में, गुना में सटल है, तो हटेगा तो भाग में यानी बटे में, 4/4 से क्या बार में, एक बार में, तो के का मान कितना हो गया, 1, यानी के का जगह क्या आएगा, 1 आएगा, जहां जहां के है वहां वहां 1 आएगा। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार बड़ा की पहाड़ी, पहाड़ी बड़ा होता है। खैर चित्र में किसी को बड़ा छोटा बना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल तो बनबे करेगा, इसको दिक्कत नहीं, लेकिन अपना तनी कॉमन सेंस, भाई पहाड़ी थोड़ा बड़ा होता है, मीनार छोटा होता है। पहले चित्र बना, ये हो गया मीनार की पहाड़ी, पहाड़ी बना लो इधर पहाड़ी, तो दूसरी तरफ क्या बना लेते हैं, मीनार, हो गया। तो मीनार थोड़ा छोटा रखते हैं, हो गया हल्का। अब कहा कि किसी मीनार के आधार से, तो ये मीनार है इस तरफ का, ये क्या है मीनार, इस तरफ का पहाड़ी, मीनार का आधार ये रहा, ये हुआ आधार, और मीनार का ये शीर्ष होता है। मीनार के आधार मतलब यहाँ से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, तब पहाड़ी की चोटी ये रहा, इसका यहाँ से यहाँ का जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखिए, और नीचे ही बनेगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और पहाड़ी के आधार से फिर क्या कहता है, पहाड़ी के आधार से, यह है पहाड़ी, ये क्या है पहाड़ी, तो इसका पहाड़ी का आधार ये हुआ, तो पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का, तो मीनार का शिखर ये हुआ, वहां का जो उन्नयन कोण है, जैसे यहां से आदमी देखा तो उन्नयन कोण कितना बना, 30 डिग्री का बना, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो ये मीनार इसी को न माने हैं, तो इसका ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। ठीक है, कहता है पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लिया जाए, x मान लो, h मान लो, जो मर्जी मान लो, यही बताना है। तो नामकरण कर देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। जो चीज नहीं दिया है उसी को मानना है। देखो मीनार क्या ऊंचाई दिया है कि पहाड़ी की ऊंचाई दिया है, मीनार का दिया है, पहाड़ी का निकालना है। लिखेंगे माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर x, जो हम चित्र में लिखे। जो चीज नहीं दिया उसी को मानना, जो चीज दिया है उसको कहते दिया गया। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं माना, माना पहाड़ी की ऊंचाई नहीं है, लिखेंगे कि पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, तो ऊंचाई का नाम है AB, तो AB चित्र में लिख देते हैं, चित्र से देख करके, और बराबर x माने हैं। उसके बाद ये मीनार की ऊंचाई CD बराबर 50 मीटर, यहाँ लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, CD, क्या है CD बराबर कितना, 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई हो गया। कोण लिखना है, यहाँ 60 का बन रहा है, तो कोण ACB, जहां पर कोण बनता है वो लेटर बीच में रखना, तो कोण ACB बराबर कितना, 60 डिग्री, 50 डिग्री कहां से आ जाएगा, ACB 60 डिग्री। कोण को क्या कहते हैं, थीटा, इसमें क्या कहते हैं थीटा। यहाँ पर B पर बन रहा है कोण D, चाहे कोण C, यहाँ से स्टार्ट करो, चलो DCB, किधरों से कोण CBD बराबर कितना, 30 डिग्री हो गया। अब हम क्या बोले हैं, संबंध ढूंढना है, देखते हैं। यहां से देख रहे हैं ये मीनार का ऊंचाई है, ये मीनार का आधार हुआ पूरा, ये पहाड़ी का ऊंचाई है, पहाड़ी का आधार है, तो मीनार और पहाड़ी में दोनों का आधार कॉमन है। दोनों का आधार क्या है, तो मीनार में भी आधार आ जाता है इधर से, पहाड़ी में भी आधार आता है। तो ये मीनार को देखते हैं तो लंब, ये नीचे वाला आधार, तो इसमें भी लंब आधार आ रहा है, इसमें भी लंब और आधार आता है। लंब और आधार किस में आता है,
tan थीटा में। तो हम इस वाले त्रिभुज में ये दोनों मिलके जो बनने का पूरा इसमें tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा लगाते हैं, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? हाँ, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब थीटा की जगह कितना लेना है? जो है ऊपर में तो लिखवे नहीं किए, त्रिभुज लिख दो। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज BCD में यहाँ पर लिख दो, त्रिभुज BCD में ये लिख देते तो अच्छा रहता है, तो स्पष्ट हो जाता है। तो BCD में tan थीटा लगाए, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है? CD, आधार कौन सा है? BC, है ना। तो थीटा की जगह कितना लेंगे? थीटा की जगह इस त्रिभुज में कितना कोण बनना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना? CD का नाम अथी माप 50 मीटर, अब बटे आधार कितना? कुछ नहीं, BC रहने दो। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 50, तो इसे रहेगा BC का BAC रहने दो, कोना कोने BC को 1 से गुना, BC को 1 से गुना किया BC, अब 50 को √3 से गुना किया 50√3 हो गया। अब पुनः संबंध किस में लगाओगे? त्रिभुज इसमें, त्रिभुज ABC में tan थीटा, त्रिभुज ABC में tan थीटा इसमें भी लगाएंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला पते है लंब बटे आधार। तो लंब कौन सी है? AB, लंब कौन सी है? AB, आधार कौन सी है? BC, आधार कौन सी? BC। अब थीटा बराबर क्या डिग्री? थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, बराबर AB का मान कितना है? X, चित्र में कितना है? X। अब BC का मान यहाँ लिए हैं कितना? 50√3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर X बटे 50√3। अब देखो X का मान निकालना है, तो निकल जाएगा कब? जब X को कर देंगे अकेला। तो X के साथ 50√3 कौन सी में? भाग में, बटे भाग का चीज नहीं आएगा, गुना में बदल दो। तो यहाँ पर आ जाएगा कि √3 गुना 50√3 बराबर कौन सी? X हो गया। ठीक है, अब बताओ कि ये वाला √3 ये वाला √3 गुना होकर क्या बनेगा? 3 बनेगा। समान चीज रूट में दूगो रहे तो एगो निकल जाता है, तो 3 गुना करते 50, ये हो गया 150 बराबर कौन सी? X। तो X किसको माने थे? इसको सीधा के करके लिख सकते हैं, x बराबर कितना? 150 मीटर। तो x माने थे पहाड़ी, है ना, पहाड़ी की ऊंचाई। लास्ट में लिखना है कि अतः पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर कितना? 150 मीटर। आंसर हो गया। प्रश्न है निम्न बंटन का माध्य 50 है। माध्य ने 50 दिया हुआ है, माध्य कितना दिया? 50 दिया हुआ है। तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। ये जो बारंबारता यहाँ देखो f, यहाँ पर कोई संख्या होगा पर है नहीं है, तो इसी की जगह क्या आएगा वो हमें मालूम करना है। खोपड़ी में बांट गया कि नहीं? तो ये f की जगह क्या होगा? और ये जो माध्य निकालते थे ना, माध्य पहले से बोल दिया, माध्य कितना है इसका? 50 है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है? माध्य। तो माध्य लिख देते हैं, माध्य बराबर कितना दिया हुआ? 50। तो हम लिख देते हैं यहीं पर कि हमको पहले से माध्य बराबर 50 पता है। अब इसको वर्ग अंतराल को अगर यहाँ पर माध्य दिया है 50, तो माध्य के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है क्या कि xi निकालें, फिर fx निकालें। ठीक है, उसके बाद तो माध्य का फॉर्मूला लगाएं। तो माध्य 3 विधि से निकालते हैं, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। तो जो विधि अच्छा लगता है वो लगाते हैं, तीनों से आंसर उतने आता है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल कुछ इस तरह से बनाते हैं, वर्ग अंतराल इस टाइप से बना दिए। उसके बाद फिर क्या आएगा? बारंबारता। बारंबारता को ही हम क्या कहते हैं? f, यानी fi। ये हो गया। उसके बाद अगला कॉलम आता है xi। क्या आता है? xi। उसके बाद जो आता है f और x को जब गुना करते हैं तो यानी fx निकलता है। क्या निकलता है? fx, जिसको कहते हैं fi और xi। ये चीज निकालना पड़ता है। तो ये सब चीज कैसे निकालते हैं? जो चीज दिया है उतना पहले हम लिख लेते हैं, है ना। ये तो 0 से 20 है, 0 से 20 है,
पहला कॉलम में। दूसरा में कितना है 20 से 40 है, ठीक है। और तीसरा कॉलम कितना है 40 से 60 हो गया। उसके बाद 60 से 80 हो गया, 60 से 80, 80 से 100, बस इतने, 80 से 100 हो गया, ठीक है। बंद कर देते हैं इधर से भी बढ़िया से, अच्छा लगे देखने में। और क्या, सबको बंद किया, चलो ये बंद हो गया, रेडी। अब यहाँ शुरू करते हैं। बारंबारता है, पहले में 17, दूसरा में f है, तीसरा में 32, उसके बाद 24, उसके बाद 19। बात आता है कि xi को कैसे निकालें। xi जो होता है वर्ग अंतराल, इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। तो वर्ग अंतराल, इसको हम ये जो है xi, इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, याद रखना, वर्ग चिन्ह को, ये x को ही वर्ग चिन्ह कहते हैं, यानी वर्ग चिन्ह हो गया xi। तो xi क्या होगा? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि वर्ग चिन्ह किसको कहा जाता है, वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे 2। एक जैसे कि इसका नाम है ना वर्ग अंतराल, इसका नाम बारंबारता, उसी तरह इसका नाम है वर्ग चिन्ह। क्या नाम है? वर्ग चिन्ह, इसी को कहते हैं। तो भाई इन दोनों को जोड़ना है, अब बटे 2 करना है। तो 0 जोड़ 20 कितना हुआ? 20। अब 20 में 2 से भाग दिया, 10 हो गया। उसी तरह 40 और 20 60, और 60 में 2 से भाग दिया, 30 हो गया, हो गया। और 60 40 हुआ 100, 100 में 2 से भाग दिया, 50 हो गया। अब यहाँ देखो 80 और 60, 140, 140 में 2 से भाग दिया, 70। अब यहाँ पर देखेगा एक क्रम चलते जा रहा है, आगे करना, देखो सिखा देते हैं। 10 से 30 कैसे हुआ? 20 जोड़ा। और 30 से 50 फिर 20 जोड़ा, 50 70 फिर 20 जोड़ा, मतलब अगलो में भी जोड़ेगा, 70 और 20 90, आगू रहता फिर 20 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से चलता है। अब ये fi xi, मतलब fi और xi सटा हुआ, दोनों को गुना करके लिखना है। तो ये है मेरा fi का कॉलम, ये xi, तो 17 दही 170 हो गया। अब 30 को f से गुना करेंगे, 30f होगा, क्या होगा? 30f। अब 50 गुना 32, एक लड्डू बैठा देना है। अब 5 दूना 10 के 0, 5 या 15 1600। और 70 गुना 24, एक लड्डू बैठा देना है। 7 दूनी 14, 7 चौक 28 के 8, हासिल बचा 2, 7 दूना 14, 14 2 16 हो गया। एक शून्य बैठा देना, यानी 171 पर 1 0 हो गया। अब शुद्ध सूत्र जो होता है हमारे पास, माध्य का 3 विधि से होता है। तो सबसे आसान कौन विधि होता है? कल्पित माध्य। कौन बोला था? हाँ, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कि माध्य को संकेत किससे देते हैं? x पर डैश। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर सिग्मा है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। उसको कहते हैं बड़ा सिग्मा, उसको क्या कहते हैं? हाँ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। बस सबको क्या करना है? जोड़ना है। सबको क्या करना है? हाँ, माध्य 3 विधि से निकालते हैं। इसका नाम पता है कौन विधि है? प्रत्यक्ष विधि। हम उल्टा बोल दिए, इसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद होता है पग विचलन, कल्पित। इसके बाद पग विचलन। कल्पित में क्या करते हैं? किसी को मानते हैं, इसमें इसको क्या करते हैं? मानते हैं। तो उसमें थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ये थोड़ा आसान पड़ता है, इसीलिए। तो वहां पर चाहिए ऊपर में सिग्मा एफ आई एक्स आई का जोड़। तो सिग्मा यहाँ पर लगाएंगे, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ आई और एक्स आई जोड़ करना है। और इसके बाद नीचा में चाहिए सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो एफ ही है, इसका भी जोड़ करना है, सिग्मा एफ आई हो गया। तो इस सब को जोड़ेंगे, तो 17 32 24 19 को जोड़ लेंगे, और जोड़ बाद इसमें एफ लिखेंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 92 हो गया। सबको जोड़ने से प्लस में कौन सी कर देंगे? एफ लगा देंगे, हो गया। इसमें भी सबको जोड़ते, इसको 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 जोड़ना है, अब प्लस के 30 एफ बाद में बैठा देना। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हुआ? आए कितना?
5160 5160 है, जोड़ कौन सी 30f हो गया। अब इसमें सूत्र बैठा देना, सूत्र लिख दिया, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये कौन विधि का सूत्र है? प्रत्यक्ष विधि। ये कौन सा विधि? ये प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले होता है। तो माध्य इस बार हमारे पास दे रखा है कितना 50, तो 50 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कहते हैं, ये रहा 5160 प्लस 30f, तो 5160 प्लस के 30f और बटे में कौन सी सिग्मा एफ आई कहते हो गया, सिग्मा एफ आई कहते हैं 92 प्लस है, तो 92 प्लस के f हो गया। अब उसको हल करना है, तो इसके नीचे बटे 1 लगा देते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, ये एक वाला पहले कंप्लीट, तो कितना हो जाएगा 5160 बनेगा, अब प्लस 1 को 30f से गुना किया 30f, अब इन्हें बढ़ेगा तो 50 92 से भी गुना होगा, 50 f से भी गुना होगा। तो पहले 50 को 92 से करते हैं, एक लड्डू बैठा दो, अब 5 दूना 10 के 0, 5 9 5 45 4600 और प्लस 50 को f से गुना किया 50f हो गया। ठीक है, सबको एक तरफ, इसका जात भाई उधर है तो उधर भेज देते, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर हो गया हमारा 5160, 4600 प्लस है तो माइनस के 4600 बराबर 50f पहले था, 30f प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस के 30f। ये दोनों घट के कितना होगा 560, 1 0 6 0 11 में से 6 गया 5, खत्म हो गया। अब बराबर आई दोनों घट के 20f, कितना होगा 20f, f का मान से f को अकेला कर, वो f रहने दो, 20 इधर भाग में आ जाएगा, 20 इधर, तो 560 बटे 20 और उधर क्या बचा f, 1 0 कट गया, 2 से कटता है 28 बार में, तो f बराबर कितना, इसको डायरेक्ट सीधा लिखो, f बराबर यानी f की जगह क्या बैठेगा 28 आएगा।